हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरंभ एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरविया। हमारी जो डेली एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है, आज इसमें एक नया वीडियो है। और इसलिए इससे पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, आज वैसे ही हम क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अच्छे से रिविजन करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहें। बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन स्टेट इन इंडिया। तो इंडिया में जो है, ये जितने स्टेट है उसमें हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन सी है। अब आप, ऑप्शन ए है हमारा चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी है गवर्नर, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आप इसमें से आप अपनी 5-10 सेकंड लीजिए और कोई भी एक आंसर टिक कर लीजिए। दोस्तों ये पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। आप वीडियो को पोस्ट करके जब तक आंसर टिक नहीं करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जो भी आपका आंसर सही गलत जो भी आ रहा है, क्योंकि आप अगर एक बार वीडियो को पोस्ट करेंगे, उसको आंसर देने की कोशिश करेंगे, तो आप अपने दिमाग के जोर डालेंगे कि पहले जो रीड किया था उसके हिसाब से क्या आंसर आ रहा है। डन, ओके। हाँ, तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसके बारे में बता देता हूँ। हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन सी, पहला आता है गवर्नर, स्टेट की बात कर रहे हैं दोस्तों। दूसरा आता है सीएम। थर्ड है काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। थर्ड है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। दोस्तों चार हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है स्टेट में। तो अब यहाँ पे मैंने जो ये ऑर्डर लिखा है उसके हिसाब से फर्स्ट यहाँ पे कौन आपको दिखाई दे रहा है, गवर्नर। तो इसका आंसर क्या बन गया, गवर्नर बन गया। डन। अब देखिए दोस्तों, गवर्नर के बारे में थोड़ी बात है मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल है, जो बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब जो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं बिल्कुल पता होनी चाहिए। तो पहला कौन से आर्टिकल में गवर्नर के बारे में लिखा हुआ है, 153 से लेकर 167 में एक गवर्नर के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर। अब फिर पहली बात, सबसे पहली बात कि गवर्नर को अपॉइंट कौन करते हैं। गवर्नमेंट को अपॉइंट करने का काम होता है प्रेसिडेंट का। ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट बाय वारंट ऑफ अंडर हिज हैंड एंड सील। तो ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाय वारंट। वारंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऑफिशियल, एक ऑफिशियल ऑर्डर देना गवर्नर को अपॉइंटमेंट का। और अंडर हिज हैंड एंड सील, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन रीड करोगे तो ऐसा लिखा होगा, अंडर हिज हैंड एंड सील। अंडर हिज हैंड एंड सील मतलब ये वारंट के बारे में आपको पता होना चाहिए पहले, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। देन ऑफिशियल ऑर्डर। और हैंड एंड सील मतलब, हैंड का मतलब साइन, प्रेसिडेंट का साइन, और सील मतलब प्रेसिडेंट का जो ये स्टैंप लगेगा वो। तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं। सेकेंड थिंग अबाउट द गवर्नर, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, 5 साल का टाइम ड्यूरेशन, 5 ईयर का टाइम ड्यूरेशन होता है। 5 साल से पहले भी उसको जो है उसकी पोस्ट वो छोड़ सकते हैं, पहली बात रिजाइन करके, रिजाइन करके वो उसकी पोस्ट छोड़ सकते हैं प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देकर। दूसरी बात, या तो उसको स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से 2/3 से उसको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आर्टिकल 153 है। आर्टिकल 153 में लिखा है देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। तो हर एक स्टेट का एक गवर्नर होगा, ये लिखा हुआ है। लेकिन अब देखिए दोस्तों, अब इंडिया में टोटल 28 स्टेट है, तो 28 गवर्नर नहीं है। ऐसा क्यों है, क्योंकि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 में। उसमें ये कहा गया था कि ये जो एक्ट पास होने के बाद एक ही पर्सन दो से ज्यादा स्टेट के लिए, वो दो से ज्यादा स्टेट, ये दो या तो दो से ज्यादा स्टेट के लिए एज ए गवर्नर ये काम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं दोस्तों, तो एक मणिपुर और असम के जो गवर्नर है वो एक ही पर्सन है। कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। डन। और एक और मुझे एग्जाम्पल, एक और पर्सन जो गवर्नर मुझे याद आ रहे हैं, जो मिजोरम और त्रिपुरा, दोनों के जो गवर्नर है दोस्तों, वो है श्री विष्णु सेना रेड्डी नल्लू।
याद रखना दोस्तों, श्री विष्णु सेना रेड्डी नल्लू, ये जो गवर्नर है वो मिजोरम और त्रिपुरा दोनों में एक ही गवर्नर है। यहाँ पे क्लियर है दोस्तों। अब मुझे जैसे ये दो गवर्नर वाली बात जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में है, तो अब उसके बाद मुझे एक चीज जो स्ट्राइक कर रही है दिमाग में, वो क्वालिफिकेशन कौन सा होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन अभी मैं बताऊंगा, क्वालिफिकेशन मैंने अचानक क्यों शुरू कर दिया। देखिए 35 ईयर ऑफ एज होनी चाहिए किसी भी इंसान की जो गवर्नर बनना चाहता है। सेकंड थिंग, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। थर्ड बात, वो जो भी गवर्नर बनेगा किसी भी स्टेट का, वो वहां गवर्नर नहीं बन सकता जहां पे वो रहता है, जो उसका खुद का स्टेट, वहां पे वो गवर्नर नहीं बन सकता। जैसे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है वो उत्तर प्रदेश के, लेकिन उसको वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर नहीं बन सकते दोस्तों, ये उसकी क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में आता है। डन। तो ये सारे क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बताया। अब देखिए, फोर्थ क्वालिफिकेशन में नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब भी प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करेंगे तो पहले सीएम से कंसल्ट करेंगे, उस स्टेट के सीएम से कंसल्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको? ये जो है अपॉइंटमेंट वाला जो प्रैक्टिस है, वो हमने कनाडा से वो ली है। जैसे कनाडा में जो गवर्नर है उसको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन यूएसए में गवर्नर के लिए भी इलेक्शन होता है, यूएसए में जो गवर्नर के लिए इलेक्शन होता है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। फिर एक और बात मुझे याद आ रही कि ये जो अपॉइंटमेंट से बारे में, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड मुझे एक और बात याद आ रही है कि ये जो है गवर्नर है वो ये एम्प्लॉय नहीं है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होते वो। अगर लोग मान रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको वहां पे हर एक स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नर, तो ऐसा नहीं होता। गवर्नर हुए जो भी होता है वो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है आपको? और अगर इलेक्शन, ये जो अपॉइंट करने के बाद उसको ओथ कौन दिलवाता है? ओथ दिलवाने का काम है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये याद रखना दोस्तों। हाँ, और एक और बात, अगर सीट सीट जो है वो वेकेंट होगी, कौन सी वजह से, या तो रिजाइन दे दिया है तो स्पेशल मेजोरिटी से उसका हटा दिया जाता है ना, या तो थर्ड में अगर आपको एक वेकेंट सीट होने की वजह बताऊं तो डेथ, अगर डेथ होगी तो एज अ गवर्नर जो यहाँ पे चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते हैं वो एज अ गवर्नर काम करेंगे स्टेट में। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? 5 साल तक रहेंगे। एक और चीज मुझे गवर्नर के बारे में याद आ रही है कि उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जा सकता, क्रिमिनल जो कोई भी क्रिमिनल केस उसके ऊपर नहीं चलाया जा सकता दोस्तों। सिविल मैटर में एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उससे पहले प्रायर 2 मंथ की नोटिस भेजनी होती है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर? हाँ। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात आई, तो प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 में। देन यहाँ पे हाई कोर्ट की बात आ रही है, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के बारे में लिखा है आर्टिकल 214 में लिखा हुआ है हाई कोर्ट के बारे में। गवर्नर के बारे में मैंने बता दिया, आर्टिकल 153 से लेकर 167। डन। ओके। अब मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ रह नहीं गया ना। सारी चीजें कवर हो गई है। हाँ, डन, चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट? यहाँ पे जो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उसका क्या काम होता है दोस्तों? तो पहला हमें ऑप्शन दिया, मेकिंग अ लॉ विदाउट अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर मतलब जो लेजिस्लेचर, ये लॉ बनाने वाली बॉडी है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसकी परमिशन के बिना ये लॉ बना सकते हैं, पहली बात। ऑप्शन बी, डिजोल्विंग द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिजोल्व कर सकते हैं। सी ऑप्शन हमारा है, एनेक्टिंग द बजट, बजट को एनेक्ट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, बना सकते हैं। डी, इस्टेब्लिशिंग अ न्यू स्टेट। तो इसमें से कौन सा काम जो है वो गवर्नर का होता है, ये देखिए दोस्तों। तो ऑप्शन ए जो है, आपको पहले आंसर देना है, वीडियो पॉज करना है, भूलना नहीं ये बात को। तो इसमें जो मेकिंग अ लॉ विदाउट अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर, ये काम ही नहीं है, लॉ बनाने का गवर्नर का काम नहीं होता है।
देन ऑर्डिनेंस पास करना अलग बात है। ऑर्डिनेंस पास होने के बाद जब भी नया ये सेशन होता है तो उसमें उसको पास करना ही पड़ता है, ये अलग बात है, लेकिन ये लेजिस्लेचर लॉ नहीं बना सकते। अब ऑप्शन बी है हमारा, तो ये करेक्ट है। आर्टिकल 174 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, तीन प्रकार की पावर है। कितनी? एक, समन कर सकते हैं, हाउस को मीटिंग के लिए बुला सकते हैं, हाउस को डिजो ये प्रोपोग्यू सेशन को खत्म कर सकते हैं, तीसरी बात डिजोल्व कर सकते हैं। तो डिजोल्व वाली तो बात यहाँ पे लिखी हुई है, डिजोल्व। देन करेक्ट है हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। एनेक्टिंग द बजट, बजट का तो राइट ही नहीं है। बजट के बारे में तो, स्टेट के बजट के बारे में तो आर्टिकल 202 और आर्टिकल 203 में लिखा हुआ है, वो गवर्नमेंट का काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। इस्टेब्लिशिंग द स्टेट, वो स्टेट बनाने का काम तो पार्लियामेंट का है। देन और पार्लियामेंट के बारे में बताऊं दोस्तों तो आर्टिकल 79 में दिया हुआ है। और अगर ये राज्यसभा के बारे में 80 में दिया हुआ है, लोकसभा के बारे में 81 में दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 लोकसभा के बारे में बात करते हैं। देयर शैल बी अ लोकसभा इन इंडिया, देयर शैल बी अ राज्यसभा इन इंडिया, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट इन इंडिया। 79 पार्लियामेंट, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। यहाँ तक क्लियर? ओके चलो। गवर्नर आए तो फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। गवर्नर जो है वो, पहली बात याद रखनी है कि आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक आर्टिकल में लिखा हुआ है गवर्नर के बारे में। अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो मतलब एक ऑफ वारंट मतलब ऑफिशियल एक ऑर्डर आता है और हैंड एंड सील मतलब उसकी साइन होती है और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। देन और कितने साल के लिए अपॉइंट होंगे? 5 साल के लिए अपॉइंट होंगे। डन, किसी भी स्टेट में। और आर्टिकल 153 में क्या लिखा हुआ है कि हर एक स्टेट के लिए एक गवर्नर होगा, लेकिन फिर इसको प्रोविजन को चेंज किया गया कब? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो किया गया ये 1956। डन, उसमें ये कहा गया कि एक एक गवर्नर, एक, दो या तो दो से ज्यादा स्टेट के लिए वो गवर्नर अपॉइंट किया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? और क्वालिफिकेशन के लिए मैंने क्वालिफिकेशन के लिए बताया था आपको, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 ईयर एज होनी चाहिए। फिर जिस स्टेट में वो रहता है वहाँ वहाँ पे वो गवर्नर नहीं बन सकता इंसान। फिर सीएम उसको, सीएम हम ये प्रेसिडेंट हमेशा कंसल्ट करते हैं सीएम से, किसी किसी को भी गवर्नर एज ए गवर्नर अपॉइंट करने से पहले कंसल्ट किया जाता है उसको। और कि मैंने कनाडा की बात बताई थी आपको दोस्तों, कनाडा में जो है प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है, वहीं से सिस्टम जो है हम उसको ट्रेडिशन को अपनी तरीके से फॉलो करने की कोशिश हम फॉलो करते हैं। और गवर्नर के बारे में बताया था, क्रिमिनल कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता उसके ऊपर, सिविल एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन उसके पहले भी प्रायर 2 महीने की नोटिस देनी होती है दोस्तों, ये मैंने बताया था आपको। फिर एक और बात मुझे जो याद आ रही है, 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि ये जो है, ये गवर्नर जो है वो सेंट्रल का एम्प्लॉय नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है वो। जब भी कोई इंसान गवर्नर बनता है तो वो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, संवैधानिक पद है वो कोई, इसके लिए वो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी नहीं कि जो वहाँ पे जाके उसको अपॉइंट किया जाता है फिर उसके लिए काम करेगा। वो प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नर्स पावर डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंशन। मैंने अभी आपको दोस्तों बताया कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में गवर्नर को पावर है कि असेंबली को डिसॉल्व कर सके। तो आर्टिकल 174 में लिखा हुआ है दोस्तों कि इसको डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसॉल्व ऐसे ही नहीं करेंगे, वो सिर्फ बोलने के लिए यहाँ पे लिखा है गवर्नर, लेकिन ये सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये जब एडवाइस करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैंने दोस्तों यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट मेरे दिमाग में एक दो बार आपने नोटिस किया होगा तो आया होता, काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। याद रखना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो सीएम के मिनिस्टर होते हैं, पीएम के जो मिनिस्टर होते हैं, वो पूरा जो काउंसिल उसका ग्रुप ऑफ मिनिस्टर इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो आपको समझना है राज्यसभा, राज्यसभा को अपर हाउस भी बोलते हैं। यहाँ पे आ गया है तो मैं बता ही देता हूँ। आर्टिकल याद रखना है 80,
चलो वापस आ जाओ। सीएम के जो काउंसिल ऑफ स्टेट है इसको हटा ही देते तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो राज्यसभा को नहीं रखना है यहाँ पे, ये वाला मैटर अभी नहीं चाहिए राज्यसभा वाला, हम सिर्फ सीएम के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर ही रहेंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम एडवाइज करते तब गवर्नर जो है वो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करते हैं। आर्टिकल 174 में लिखा है दोस्तों, डन, याद रखना। हाँ, और आर्टिकल 156 में बताऊं आपको तो ये प्रेसिडेंट रूल के बारे में दोस्तों। प्रेसिडेंट का रूल लग जाएगा किसी भी स्टेट में इफ स्टेट इज नॉट वर्क प्रॉपरली और अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रॉपर काम नहीं करती हो तो यहाँ पे वो स्टेट जो है उसको वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, प्रेसिडेंट रूल याद रखना। 168 में दिया हुआ है दोस्तों ये स्टेट लेजिस्लेटिव कंपोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कंपोज कितने कौन होगा उसके बारे में पूरा, जैसे ये लोकसभा पार्लियामेंट के बारे में कैसे 79 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी अ टू हाउस इन द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, वैसा कैसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनती कैसे वो पूरा कंपोजिशन उसमें लिखा हुआ है। आर्टिकल 368 दोस्तों ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है तब ये इसका यूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए। मैंने आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर भी बताया, देखिए दोस्तों 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जब गवर्नर को, ये एक गवर्नर दो से ज्यादा स्टेट के लिए काम कर सकता है, वो मैंने जो बताया वो ये चेंज किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। एक्चुअली 153 में लिखा होता है, वो लिखी हुई बात को चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ता है, वो करना पड़ता है 368 के अंदर। दैट ओके, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द पावर ऑफ गवर्नर टू रिजर्व अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 200, आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, आर्टिकल 202, आर्टिकल 203। तो कौन सा ये आर्टिकल है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो गवर्नर को पावर देता है कि बिल को रिजर्व कर ले, जो लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो बिल पास किया उसको रिजर्व कर ले अपने पास, किसके लिए, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है दोस्तों, ये पूछना चाह रहे क्वेश्चन हमारा। तो आंसर, इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 200। तो जब भी गवर्नर के पास बिल आता है दोस्तों, जब भी गवर्नर के पास बिल आता है तो वो दो तीन रास्ते हैं गवर्नर के पास, या तो उसको एसेंट देते, अलाउ करते, या तो विथहोल्ड एसेंट। विथहोल्ड एसेंट का सीधा सीधा मतलब बिल को रिजेक्ट कर देना, कोई जवाब नहीं देना, अपने पास ही रखना। और लास्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट को भेज देना उसकी कंसिडरेशन के लिए। ये तीन बातें, तीन ऑप्शन है गवर्नर के पास, डन, ये कर सकते हैं। आर्टिकल 201 में, ये आर्टिकल 200 में लिखा है गवर्नर के बारे में, जब भी गवर्नर के पास जो लेजिस्लेटिव असेंबली का बिल आता है तब वो क्या कर सकता है। आर्टिकल 200 में लिखा हुआ है, 201 में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट के पावर के बारे में, कि जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बिल भेजेगी, या तो सॉरी गवर्नर जब बिल भेजेगा कंसिडरेशन के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो पास किया है, तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट का क्या रहता है। पहली बात मैं आपको बताऊं, एसेंट देने, पहले वो प्रेसिडेंट काम करेगा एसेंट देने का। दूसरी उसके पास ऑप्शन है विथहोल्ड द एसेंट, कि बिल को रिजेक्ट कर दे। तीसरी बात है रिटर्न कर सकता है बिल को, कहाँ पे रिटर्न कर सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट में रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, कि भाई इसको फिर से इसके ऊपर सोचा जाए, फिर से वापस भेजो। तो ये तीन ऑप्शन प्रेसिडेंट के पास होते हैं दोस्तों। और यहाँ पे 202 और 203 जो है वो स्टेट के बजट के बारे में, स्टेट के बजट के बारे में 202 और 203 आर्टिकल। यहाँ तक क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। ओके, अब यहाँ पे देखिए एक और आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, आर्टिकल 111 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि जब पार्लियामेंट बिल भेजेगी, पार्लियामेंट जब बिल भेजेगी तब प्रेसिडेंट का पावर, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको। पार्लियामेंट जब बिल भेजती है तब उसके ऊपर प्रेसिडेंट का क्या पावर है। जैसे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एसेंट दे सकता है, सेम चीज, या तो वो उसको एसेंट को विथहोल्ड कर सकता है, या तो उसको रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। तो प्रेसिडेंट के तीन पावर है इन कंटेक्स्ट ऑफ द पार्लियामेंट,
बिल पास बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया उससे रिलेटेड वो आर्टिकल 111 में लिखा है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में से जो गवर्नर ने बिल भेजा है रिकंसिडरेशन के लिए, उसमें वो आर्टिकल 201 में लिखा, और पार्लियामेंट का जो बिल आता है उसके ऊपर प्रेसिडेंट का पावर 111 में लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन द गवर्नर ऑफ द स्टेट डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली? कौन से केस में जो है गवर्नर वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है? ऑप्शन ए है हमारा व्हेन द चीफ मिनिस्टर रिजाइन, जब चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है, जो हेड है गवर्नमेंट का वही रिजाइन कर देगा तो गवर्नमेंट डिसॉल्व होने ही वाली है। व्हेन द पार्टी इन पावर लूज द मेजोरिटी, जब पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं रहती, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो दोस्तों इसमें मेजोरिटी चलती है, मेजोरिटी नहीं हो तो पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर फॉर इट, जब प्रेसिडेंट ऑर्डर कर देते हैं इसके लिए, तब भी ये हो जाती है, इसको डिसॉल्व हो सकता है, गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है, सही बात है, जब गवर्नमेंट का हेड ही रिजाइन कर देगा तो गवर्नमेंट डिसॉल्व होने वाली है, और मेजोरिटी नहीं रहेगी, वो तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मेजोरिटी के बिना चलता ही नहीं। और प्रेसिडेंट आर्टिकल मैंने अभी बताया था आपको 356, प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तब ये गवर्नमेंट डिसॉल्व हो सकती है। देन ओके, चलो दोस्तों लास्ट में आपको बता रहा हूँ आर्टिकल 153 याद रखना है गवर्नर के बारे में, और प्रेसिडेंट के बारे में आपको आर्टिकल 52 याद रखना है, जिसमें लिखा हुआ है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच बॉडी एडवाइज द गवर्नर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट? तो मतलब गवर्नर को क्या काम करना है, वो जो भी उसको काम करना है वो एडवाइस पे काम करेगा, अपने आप काम नहीं करेगा। डिस्क्रिशनरी पावर है थोड़ा, कि वो अपने आप से डिसीजन ले सकता है, जैसे आर्टिकल 200 में वो उसके पास राइट है कि वो प्रेसिडेंट के पास भेजे, तो वो एडवाइस पे नहीं है, वो उसका खुद का डिसीजन है। बाकी सब जो एडवाइस पे काम करता है, तो किसकी एडवाइस पे काम करता है? चीफ जस्टिस की एडवाइस के ऊपर काम करता है, या तो कैबिनेट की एडवाइस के ऊपर काम करता है, या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एडवाइस पे काम करता है, या तो हाई कोर्ट की एडवाइस पे काम करता है। किसकी एडवाइस पे ये जो है गवर्नर काम करते हैं? तो यहाँ पे सीधा कैबिनेट लिखा है दोस्तों, तो कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर है, कैबिनेट मिनिस्टर की एडवाइस पे चीफ मिनिस्टर किसकी एडवाइस पे काम करेगा? चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या तो कैबिनेट मिनिस्टर, उसकी एडवाइस पे ये गवर्नर जो है काम करेगा। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ओके चलो, और चीफ जस्टिस लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम इंडिया लिख देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है। देन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है, और प्रेसिडेंट के बारे में मैंने अभी बताया आपको दोस्तों 52 में लिखा हुआ है, और हाई कोर्ट के बारे में लिखा हुआ है 214, देयर शैल बी हाई कोर्ट ऑफ स्टेट, ईच स्टेट। उसमें भी दोस्तों एक बात याद रखिए, जैसे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये भी किया गया था कि एक से ज्यादा स्टेट के लिए एक हाईकोर्ट हो सकती है, जैसे पंजाब और हरियाणा की हाईकोर्ट चंडीगढ़ है वो एक हो सकती है, तो वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चेंज किया गया। तो हाईकोर्ट के लिए आपको आर्टिकल याद रखना है। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये बहुत ईजी रह जाएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 124 सुप्रीम कोर्ट, और ये हाई कोर्ट 214, तो अगर 1 को आगे ले लोगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, 2 को आगे ले लोगे तो हाई कोर्ट के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखा है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ओके, हाँ, मेन हमारा टॉपिक पहले से गवर्नर, अब प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गवर्नर के बारे में तो मैंने बहुत बता दिया आपको, प्रेसिडेंट के बारे में बता देता हूँ। आर्टिकल 72 में पार्डन का पावर है, आर्टिकल 52 में लिखा है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और प्रेसिडेंट के बारे में 111 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि स्टेट जब पार्लियामेंट जब बिल भेजती है तब उसके पास क्या राइट है। और अभी हमने डिस्कस किया आर्टिकल 201 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट जब गवर्नर जब भेजता है बिल तब उसमें एक्शन लेने का क्या क्या वो प्रेसिडेंट कर सकता है। तो स्टेट से जो बिल आता है गवर्नर जो भेजता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, पीएम को, और पीएम की एडवाइस पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, बाकी सब मिनिस्टर, और डिप्लोमेट को जो फॉरेन कंट्री में राजदूत का काम करते हैं, डिप्लोमेट, इसको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट का क्या टाइम ड्यूरेशन है? 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है। प्रेसिडेंट की पोस्ट कब खाली हो सकती है, सीट कब वेकेंट हो सकती है? या तो खुद रिजाइन कर दे, या तो इम्पीचमेंट से,
स्पेशल मेजोरिटी से जो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ओके चलो। हम्म एक और बात मुझे जो प्रेसिडेंट के बारे में याद आती है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ तक क्लियर? हाँ, कुछ और भी फैक्चुअल डेटा मुझे याद आ रहा है दोस्तों। जैसे सबसे लॉन्ग टर्म जिसने प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम किया है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे लंबे टाइम तक रहने वाले। सेकंड, फर्स्ट लेडी जो ये प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट जो सबसे लंबा टाइम ड्यूरेशन जिसका रहा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर फर्स्ट लेडी प्रतिभा पाटिल, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल, ये 2007 से लेकर 12 तक थी फर्स्ट लेडी प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट ट्राइबल वुमन प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू फर्स्ट ट्राइबल वुमन जो प्रेसिडेंट बने, जो अभी 2022 में अपॉइंट हुई थी, अब तक कंटिन्यू है। देन और सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट जो इंडिया को मिले वो है नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी, वो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट आज के इंडियन हिस्ट्री में है दोस्तों। वो ये जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, ये 1970 इमरजेंसी खत्म होने के बाद, और मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर बने, तब ये नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो प्रेसिडेंट थे 1977 से लेकर 1982 तक। यहाँ तक क्लियर दोस्तों? ओके, तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे और आई होप आपको इसमें आप थोड़ा बहुत सीख पाए होंगे, आपको मज़ा आया होगा लेक्चर देखने में, और हमारे साथ लास्ट तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।